वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर 1। इसके हमने 3 पार्ट पहले कवर कर लिया। अब हम आज 4th पार्ट कवर करेंगे। इसका 4th पार्ट हमारा क्या है, डिड वुमेन हैव द रिवॉल्यूशन। जैसा कि हमने 3rd पार्ट में पढ़ा था, जब जैकोबियन क्लब बना था उसके बाद वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया था और अपने भी क्लब्स बनाए थे, जो कि हमने कहा था कि हम इसको नेक्स्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन 4 में पढ़ेंगे। तो हम सेक्शन 4 पढ़ें, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या वुमेन्स ने भी रिवॉल्यूशन किया था। यहाँ पे नीचे एक पिक्चर शो करी है, जो वुमेन के पार्शियंस वुमेन्स थी उनका रिवॉल्यूशन शो कर रही है कि जब उन्होंने मार्च किया था, कहाँ पे, वर्सलीज में मार्च किया था। और वो जो किंग था उनका, उसको पेरिस से वापस लेके आई थी। ये वो वाली मार्च की फोटो है जब उन्होंने मार्च किया था। नेक्स्ट इज, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. Starting से ही जो वुमेन्स थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी इवेंट्स में जिससे फ्रांस में चेंजेस आए थे। जितने भी रिवॉल्यूशंस आए थे, जितने भी रिवॉल्ट्स हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं जो वुमेन्स थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था वुमेन्स ने। They hoped that their involvement would pressure the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. उन्होंने जो एक्टिव पार्टिसिपेंट किया था, इतना ज़्यादा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, वो सिर्फ इसी सोच में, इसी होप से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कि शायद वो अगर ऐसा करेंगी तो वो गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगी, गवर्नमेंट थोड़ी प्रेशराइज होगी उनके इतना करने से, और शायद उनकी लाइफ में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आए। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। और ज़्यादातर जो थर्ड एस्टेट की जो वुमेन्स थी उनको काम करना पड़ता था अपने घर चलाने के लिए और रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, ऑब्वियसली अपने लिविंग के लिए उनको भी काम करना पड़ता था। दे वर्कड एज seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the house of prosperous people. और जो वहाँ की थर्ड एस्टेट की जो फीमेल्स होती थी उन्हें क्या क्या करना पड़ता था, लॉन्ड्री, लोगों के कपड़े धोने पड़ते थे, फूल बेचने पड़ते थे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बेचनी पड़ती थी, और वहाँ पे जो उनको दूसरों के घर में जाके सर्वेंट का घर का काम, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू पोंछे का काम, किन के घरों में, जो लोग अमीर होते थे, जो प्रॉस्परस पीपल्स होते थे, उनके यहाँ काम करना पड़ता था। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। और ज़्यादातर जो वुमेन्स थी उनको पढ़ाई उनको पढ़ाया नहीं जाता था, उनको जॉब के लिए मतलब वो भी नहीं, ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती थी। जो जैसे जो मेल्स होते थे वो कहीं पर नौकरी करते थे, जो वुमेन्स होती थी उनको वो उसकी भी परमिशन नहीं थी, वो दूसरों के घर में सिर्फ काम करती थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेम्बर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट को स्टडी एट अ कॉन्वेंट। और सिर्फ जो वेल्दियर, जो नोबल पीपल होते थे या फिर जो बहुत अमीर लोग होते थे उस थर्ड एस्टेट के, सिर्फ वही अफोर्ड कर पाते थे और अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना, कॉन्वेंट स्कूल में, वो भी। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज द मैरिज फॉर दैम। और बस वो सिर्फ 10th तक पढ़ाते थे अपनी बेटियों को और उसके बाद उनकी शादी कर देते थे। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज टू कुक, फेच वाटर, क्यू अप फॉर द ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। और जो वुमेन्स होती थी, जो वो वैसे तो अपने लिविंग के लिए काम करती ही थी, उसके अलावा उन्हें क्या क्या करना पड़ता था, अपने घर को, फैमिली को देखना, घर के लोगों के लिए खाना बनाना, पानी लेके आना, लंबी लंबी लाइनों में लगना ब्रेड खरीदने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे तो तंगी चल ही रही थी, और अपने घर में उनके बच्चों को भी देखना। देयर वेजेस वर लोअर देन दैट ऑफ वुमेन्स। अब क्या था, जो औरतें कमाती थी उनकी जो वेजेस थी, उनकी जो पगार थी, वो एज कम्पेयर टू मैन बहुत कम थी। अगर मान लो, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही जॉब को एक मैन कर रहा है उस टाइम पर, एक वुमेन, वो दोनों सेम जॉब कर रहे हैं, तब क्या होता था, मैन की जो वेजेस थी वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू वुमेन। In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspaper. अब इस चीज़ को, उनकी आवाज़ को बताने के लिए, लोगों को करने के लिए, लोगों तक पहुँचे उनकी आवाज़, उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करना शुरू किया। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सोसाइटीज़। और इतना ज़्यादा कि 60 वुमेन क्लब बने अलग अलग फ्रेंच में, अलग अलग जगहों पर। करीब 60 वुमेन्स ने क्लब बना लिए अलग अलग। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज मोस्ट फेमस ऑफ दैम। और जितने सारे जो क्लब्स बने, सबसे फेमस कौन थे, सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी पहला, और दूसरा रिपब्लिकन वुमेन, ये सबसे फेमस थे। ऑन देयर मेन डिमांड वाज द वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन। और उनकी जो मेन डिमांड थी, जिस लिए वो रिवॉल्यूशनरी कर रही थी, क्लब्स बना रही थी, वो क्या थी मेन डिमांड, कि उनको भी उतने ही राइट्स मिले जितने वहाँ के मेंस को दिए जाते हैं। ठीक है। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791
रिड्यूस दैट दैम टू पैसिव सिटीजन्स। और वुमेन्स जब वहाँ के लोगों को, जब अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि क्या हुआ था कि वहाँ के जो लोग थे उनको लाइक जो 24 से ऊपर नीचे के थे और जो 24 से बिलो द एज थे और जो वहाँ की वुमेन्स थी जो कमाती नहीं थी या फिर जो मेंस थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उनको राइट टू वोट दिया ही नहीं गया था, उनको एज अ पैसिव सिटीजन्स कह दिया गया था। इसीलिए वो जो वुमेन्स थी वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी कि भाई उनको 1791 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या कह दिया था, पैसिव सिटीजन्स कहा दिया था। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, उन्होंने डिमांड क्या की वहाँ की वुमेन्स ने, हमें राइट टू वोट चाहिए, हमें भी वोट करना है, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, हमें राइट टू वोट भी चाहिए, हम वोट भी करना चाहते हैं, हम एज अ मेंबर ऑफ असेंबली भी इलेक्ट होना चाहते हैं और हम पॉलिटिकल ऑफिस में बैठना भी चाहते हैं। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, अगर ये सब चीज़ें हमारी मानी जाएंगी तभी हम सोचेंगे कि ये जो नई गवर्नमेंट है ये काम कर रही है हमारे इंटरेस्ट में, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. स्टार्टिंग में जब वो गवर्नमेंट बनी थी तो स्टार्टिंग में तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीज़ें करी थी जिससे जो वहाँ की वुमेन्स थी उनकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आया था। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। क्या क्या किया था कि सबसे पहले स्टेट स्कूल्स, हर स्टेट में स्कूल बनाए गए थे और गर्ल्स के लिए स्कूलिंग कंपल्सरी कर दी थी। Their fathers could no longer force them into marriage against their will, और अब उनके फादर्स जो थे वो उनको मैरिज के लिए भी फोर्स नहीं कर सकते थे। कुछ लॉज हमने भी पढ़ा ना, कुछ तो उन्होंने किया था वुमेन्स के लिए, वही बता रहा है। मैरिज वॉज मेड इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इंटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। जो मैरिज थी वो एक कॉन्ट्रैक्ट में रख दी गई कि भाई मैरिज फ्रीली होगी, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी शादी करने के लिए। डिवोर्स वाज मेड लीगल, और डिवोर्स को लीगल कर दिया गया कि कोई चाहे तो डिवोर्स ले सकता है। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मैन, और कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, और वुमेन अब जॉब्स भी कर सकती हैं। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, वो आर्टिस्ट भी बन सकती हैं और अपने छोटे छोटे बिजनेस भी चला सकती हैं। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, बट ये जो स्ट्रगल था उनका पॉलिटिकल राइट्स के लिए ख़त्म नहीं हुआ था। ठीक है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर, अब हमने कहा था जो 2 साल का रीन ऑफ टेरर आया था नेपोलियन के टाइम में, उसमें क्या हुआ था, द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जैसे ही रीन ऑफ टेरर आया उसने, उसकी जो गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट बनी, उन्होंने क्या किया, एक लॉ पास किया जिसमें जितने भी वुमेन्स के क्लब थे उनको बंद करा दिया गया, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी बंद कर दिया गया। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड, और जो मेन वुमेन्स होती थी जो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करती थी, लोगों को मोटिवेट करती थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, और कुछ को तो मार भी दिया गया। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हुए अलग अलग कंट्रीज़ में जिसमें वुमेन्स ने अपने वोटिंग राइट्स मांगे, अपने वेजेस इक्वल वेजेस की डिमांड करी। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th century and early, और ये जो फाइट थी ये इंटरनेशनली भी चली, कब चली, लेट 19th century और अर्ली 20th century में। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी ईयर्स was kept alive in the inspiring memory, और जो फ्रांस की वुमेन ने किया था, रिवॉल्यूशन लाए थे, भले कुछ टाइम के लिए लाए थे बट जो लाए थे वो बहुत इंस्पायरिंग था आगे के लिए भी, और एज इंस्पायरिंग मेमोरी उसको रखा गया कि भाई ऐसा लोगों ने किया है अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, इट वॉज फाइनली इन 1946, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट, और 1946 में वुमेन्स को राइट टू वोट मिल गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, यहाँ पे ये बताया गया है एक रिवॉल्यूशनरी वुमेन के बारे में, वो कौन थी क्या थी। नेक्स्ट इज दिस फोटो वुमेन गोइंग अप एट बेकरी, ये वो लाइन लगी हुई है जब वुमेन्स को एक ब्रेड के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी क्योंकि ब्रेड लिमिटेड होती थी, लोग बहुत ज़्यादा होते थे और उनको बहुत बहुत देर तक उस लाइन में लगा रहना सिर्फ ब्रेड के लिए। नेक्स्ट इज द 5, द एब्लॉयशन ऑफ स्लेवरी। अब एब्लॉयशन खत्म हो गया, स्लेवरी को ख़त्म किया था कैसे। वन ऑफ द most revolutionary social reforms of the Jacobean regime was the abolish of slavery in the French colony। जब Jacobean regime बनी ही थी उन्होंने सबसे अच्छा जो काम किया था, एक उन्होंने स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म किया था। The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe and
सैन डोमिंगो वर इम्पॉर्टेंट सप्लाईज ऑफ कमोडिटीज सच एज तम्बाकू, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। और ये कुछ नाम दिए गए हैं, ये क्या करते थे कॉलोनीज इन, ये यहाँ की जो कैरिबियन की जो कॉलोनी थी, यहाँ पे ये जो मेन 3 लोग थे क्या सप्लाई करते थे यहाँ पे, तंबाकू, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी की सप्लाई करते थे। बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड मीन्स अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑफ द, बट ये वहाँ काम सप्लाई करते थे, बट इसका एक क्या काम था उनको, मतलब इससे एक लॉस क्या था कि उनको वहाँ पे ना लेबर नहीं मिलती थी, इजीली मिलती थी तो बहुत महंगी मिलती थी और नहीं मिलती थी। सो दिस वाज मेड बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकन। तो इसके लिए 3 लोगों ने हाथ मिलाए, एक ट्रायंगल वाला सिस्टम बनाया। उन 3 लोगों में सबसे पहला था हमारा यूरोप, फिर था हमारा अफ्रीका और एक था हमारा अमेरिका। ठीक है, इन तीनों ने ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बनाया। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी, और ये कब शुरू हुआ था, 17th सेंचुरी में ये ट्रेड शुरू हुआ था। क्या था इसमें, फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डियक्स एंड नैंटीज टू द अफ्रीकन कोस्ट। अब जो फ्रेंच के मैन थे, जो फ्रेंच थे, फ्रेंच के स्लेव थे, वो अफ्रीकन पोर्ट पे भेजे जाते थे। उसके बाद क्या होता था, अफ्रीकन, और कहाँ से भेजे जाते थे, बॉर्डेक्स या नेंटेस से भेजे जाते थे अफ्रीकन कोस्ट पे, वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टिंग्स, और वो वहाँ से उन स्लेव्स को खरीद लेते थे। ठीक है, branded and slacked, the slaves were packed tightly into ships for the 3-month long voyage across the Atlantic to the Caribbean। अब क्या होता था, अफ्रीका ने वहाँ के स्लेव्स को खरीद लिया, अब उन सारे स्लेव्स को एक शिप में 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाता था और उनको भेजा जाता था, कहाँ पे, कैरिबियन में भेजा, अटलांटिक से कैरिबियन भेजा जाता था। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, और फिर उनको कहाँ बेच दिया जाता था, जहाँ पे भी ज़रूरत होती थी, जहाँ पे भी प्लांट्स होते थे, बड़े बड़े फैक्ट्रीज होती थी, जहाँ लेबर की या स्लेव की ज़रूरत होती थी, वहाँ भेजे जाते थे। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट ऑफ शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। अब ऑब्वियसली अब उनको मेन दिक्कत क्या आ रही थी, उनको स्लेव नहीं मिलते थे यूरोप में, अब वहाँ पे उनको स्लेव भी मिलना शुरू होगा, इसीलिए वहाँ की जो डिमांड थी खाने की वो पूरी होती चली गई। Port cities like Bordeaux and Nantes owned their economic prosperity to the flourishing slave trade। और जो जिस पोर्ट के थ्रू फ्रेंच से अफ्रीका आते थे, उस पोर्ट की भी थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी, वो भी पोर्ट थोड़ा सा अमीर वहाँ होने लग गया और बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होने लग गया। ऑब्वियसली वहाँ स्लेव ट्रेड हो रहा है तो पैसे तो आते ही होंगे उनको। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। स्टार्टिंग में इस चीज़ को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सट्रैक्टेड टू ऑल French subjects, including those in the colonies, but it did not pass any laws for fearing opposition from businessmen whose income depended on the slave trade। अब क्या था, स्टार्टिंग में तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स चली नेशनल असेंबली में कि हमें क्या ये जो राइट्स हैं कि भाई एक इंसान की ज़िंदगी उसके खुद के हाथ में, हम उसको ऐसे नहीं बेच सकते कहीं पे भी, ये सारे मैंस को दे दी जाए जिससे स्लेव्स का जो ट्रेड होता है वो ना हो। बट इस चीज़ पे कोई भी लॉ या डिसीजन पास नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जो नेशनल असेंबली के लोग थे उनको डर था कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका काम ही स्लेव ट्रेड से चलता है वो हो पाएगा, अगर वो उनका काम खराब हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा तो इससे उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। It was finally the convention which was in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession। और 1794 में फाइनली एक लॉ पास हुआ जिसमें कह दिया गया कि जितने भी स्लेव्स हैं उनको फ्री कर दिया जाए। दिस हाइवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर, बट ये कुछ ही सालों तक चला। 10 years later, 10 साल बाद नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। ये चीज़ 1794 में ख़त्म तो हुई, बट 10 साल बाद ये चीज़ नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी सिस्टम लगा दिया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट ऑफ एनस्लेव। और प्लांटेशन ओनर्स को भी समझ में आ गया था कि उनकी जो फ्रीडम है भाई वो एनस्लेव करनी चाहिए। अफ्रीकन नेगोलीज, जो अफ्रीकन नेगोलीज थे, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, अफ्रीकन नेगोलीज थे कौन। तो अफ्रीकन नेगोलीज जो टर्म यूज़ की जाती है वो इंडिजिनियस अफ्रीका के लोगों के लिए यूज़ की जाती है जो सहारा में रहते हैं, और ये कॉमनली यूज़ नहीं की जाती। एक बहुत बेकार टर्म जो कहते हैं ना बहुत नीची जात वाले लोगों के लिए, उसके लिए यूज़ किया जाएगा। इन परस्यूट ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्लेवरी वाज फाइनली, और फाइनली इन 1848 में स्लेवरी सिस्टम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इज
Sixth part, the revolution and everyday life. Can politics change the clothes people wear? क्या जो पॉलिटिक्स होती है वो लोगों के वियरिंग, मतलब लोग जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं उसका स्टाइल चेंज करती है? द लैंग्वेज दे स्पीक, क्या उनकी लैंग्वेज भी बदल देती है? या फिर जो बुक वो पढ़ते हैं वो भी बदल देती है? द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मैनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब जो ईयर से 1789 के बाद के जो साल थे उसमें ऐसे बहुत सारे चेंजेस देखे गए, किसमें? मैन वुमेन और चिल्ड्रन की लाइफस्टाइल में, उनके पहनने का तरीका और रहन सहन का तरीके में बहुत सारे चेंजेस आए. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. और उसके 1789 के बाद जो गवर्नमेंट बनी उसने ये चीज़ें अपने हाथ में ली कि अब हम अच्छे से एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे, एक ऐसी स्टेट बनाएंगे जिससे कि फ्रांस को जो आइडियल होता है जिसमें हर इंसान के पास राइट्स हो, एक लिबर्टी हो और वो आराम से इक्वलिटी के साथ एवरीडे लाइफ में जी सके. One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. और उसके बाद एक और लॉ पास किया गया सेंसरशिप का, मतलब जैसे जो ज़मीन थी कि भाई ये ज़मीन इसके तो इसी की रहेगी. उस टाइम पे ये जो चीज़ थी कि कोई भी हथिया लेता था ज़मीन को, जो ऊंची उसका होता था वो हथिया लेता था, बट अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया. इन the old regime, all written material and cultural activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had approved by the censors of the king. क्या होता था वो पहले के टाइम पे कि अगर कोई भी बुक पब्लिश हो रही है, कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है, कोई भी न्यूज़ पब्लिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी प्ले अगर भी हो रहा है कहीं पे, तो उसकी परमिशन पहले किंग से लेनी पड़ती थी कि भाई ये हमारा प्रोजेक्ट है या फिर ये हमारा हम इसको पब्लिश करना चाह रहे हैं. तो अगर किंग ने कह दिया कि आप कर सकते तो ही आप कर सकते, नहीं तो आप उस चीज़ को पब्लिश कर ही नहीं सकते थे. नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट. बट अब क्या कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि राइट्स ऑफ मैन में आप कुछ भी बोल सकते हैं और आप कुछ भी अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं, ये आपका अधिकार है, आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Newspaper, pamphlet, books, and printed pictures flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside. और जैसे ये रूल पास हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स बहुत ज़्यादा प्रिंट होने लग गए. फ्रांस से फ्रांस की कंट्री साइड भी ट्रैवल करना शुरू हो गया इनका, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो गई ये चीज़ें. They all described and discussed the events and changes taking place in France. और फिर ये चीज़ें जो इवेंट्स वहाँ चल रहे थे इन सब के बारे में बात करना, डिस्कशन शुरू हो गया, क्योंकि ये चीज़ें ऑब्वियसली तुम्हें कोई बात पता चलेगी तो तुम उसके बारे में कहीं ना कहीं डिस्कस तो करोगे, वही चीज़ें वहाँ पे शुरू हो गई. फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन द अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस. और फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये हो गया कि भाई अब अपोजिंग तो तुम्हें सामने से चीज़ें मिलेंगी जो तुमने अगर कहीं कहते हैं ना जैसे मीडिया होती है, तुम कुछ भी करो ना करो मीडिया तुम्हें कहीं ना कहीं गलत साबित कर देती है. वही चीज़ कह रहा है ये कि द फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस. मतलब अगर तुमने कुछ भी किया तो उसके नेगेटिव रिव्यूज भी अब तुम्हारे पास आएंगे. ईच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट्स. और हर तरफ मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड थी वो भी प्रिंट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी साइड लोगों तक पहुंचा रही थी, जो नेगेटिव साइड थी वो भी अपने व्यूज़ लोगों तक प्रिंट्स के थ्रू पहुंचा रही थी. प्लेस, सॉन्ग्स एंड फेस्टिवल पोजेशन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल. और फिर वहाँ पे प्लेस बहुत होने शुरू हो गए, सॉन्ग्स गाए जाने लग गए और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे लोग अट्रैक्ट होने शुरू हो गए. This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about lands in texts which only a handful of educated people could read. अब क्या था वहाँ के सॉन्ग्स के थ्रू और वहाँ के फेस्टिवल्स के थ्रू, वहाँ के प्लेस के थ्रू क्या था, जो चीज़ें उनके फिलोसोफर बुक्स में बता रहे थे जो लोग पढ़ नहीं पाते थे उनको भी वो चीज़ समझ में आ रही थी. पहले क्या था, सिर्फ जो लोग पढ़ पाते थे वही पढ़ सकते थे उस चीज़ को, वही समझ सकते थे चीज़ को. बट अब प्लेस के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, फेस्टिवल के थ्रू वो चीज़ें लोगों तक पहुँच रही हैं. लिबर्टी की बात, फ्रीडम की बात लोगों तक पहुँची और इसीलिए लोग और उसको प्रोत्साहन कर पाए, लोगों को पता चला कि अच्छा ये चीज़ ऐसी है. यहाँ पे पिक्चर है, ये क्या पेट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस, ये एक प्रेस की वो चीज़ बता रही है, कुछ नहीं है. नेक्स्ट इज ये फोटो भी ये बहुत अच्छी है, आप इसको पढ़ें और समझ में आएगी आपको. नेक्स्ट इज द कॉन्क्लूजन. इन 1804 अभी हमने बीच में 2 ईयर्स पढ़े थे जहाँ पे नेपोलियन आया था. अब ये थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में.
In 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंडेड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। He set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. अब वो क्या करता था, वो अपनी आर्मी लेके अलग नेबरिंग कंट्रीज में जाता था, वहाँ पे अटैक करता था और वहाँ से जीत जाता था और अपने ही किसी फैमिली मेम्बर को वहाँ का राजा बना देता था। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। और नेपोलियन अपने आप को एक ऐसा मानता था कि भाई मैं यूरोप को बहुत मॉडर्न कर रहा हूँ, बहुत और तरक्की पर लेके जा रहा हूँ। He introduced many laws such as protection of private property and uniform system of weights and measures provided by the decimal system. अब उसने क्या क्या सबसे लाया, सबसे पहले उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दिया कि अगर ये प्रॉपर्टी किसी की है तो कोई भी उसको छीन नहीं सकता उससे। और उसने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स लाया, मतलब कि मान लो पहले क्या होता था कि कोई भी अगर व्यापारी है वो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है तो उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के लिए टैक्सेस पे करने पड़ते थे। अगर वो मान लो एक स्टेट से, मान लो आप लोग कि मान लो ये उसकी स्टेट है और उसे इस स्टेट में जाके अपना वो सेल करना है, इसके बीच में 3 स्टेट्स और हैं, स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 3। अब अगर वो यहाँ से यहाँ जाना चाहता है इस वाली स्टेट में सेल करने, तो उसको यहाँ पे एक टैक्स देना पड़ेगा, एक टैक्स उसको यहाँ देना पड़ेगा और एक टैक्स उसको यहाँ देना पड़ेगा, और फिर जब यहाँ एंटर करेगा तो उसे यहाँ भी टैक्स देना पड़ेगा। तो मान लो अगर कोई चीज़ उसके लिए उसको 1 रुपये की बेचनी थी, यहाँ पे वो 1 रुपये की बेच रहा है, यहाँ पे गया 1 रुपये और टैक्स लग गया, यहाँ पे गया 1 रुपये और टैक्स लग गया, यहाँ पे गया 1 रुपये और टैक्स लग गया, तो यहाँ जाके तो वो चीज़ 4 रुपये की थी। ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रही थी और पसंद भी नहीं आ रही थी, इसीलिए नेपोलियन ने सबसे पहले ये चीज़ ख़त्म करी। ठीक है, इसके बाद क्या किया नेपोलियन ने? इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। स्टार्टिंग में तो लोगों को लगा कि भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये लोगों के लिए बहुत काम करेगा। बट सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। बट उसके बाद ना नेपोलियन की जो आर्मी थी वो हर जगह घुसना शुरू कर दिया था उन्होंने, हर काम में दखल अंदाजी, हर चीज़ बहुत बहुत इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट द वाटरलू इन 1815। क्या हुआ था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज में अटैक तो कर ही रहा था। अब उसने ऐसे ही 1815 में एक जगह उसने एक अटैक किया, जिस अटैक का नाम था वाटरलू, बैटल लड़ी जिसका नाम था वाटरलू, और 1815 में वो हार गया। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe and had an impact on people long after Napoleon had left. अब उसने भले ही उसने इतनी सब चीज़ें करी थी, पर उसके साथ साथ उसने बहुत अच्छी चीज़ें भी करी थी, जो कि फ्रांस में आगे भी बहुत टाइम तक उन चीज़ों को रूल में रखा गया, उन चीज़ों को जैसा था वैसे ही रखा गया। जैसे उसने कुछ रूल लगाए थे तो वो रूल वैसे ही रहने दिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे रूल्स थे। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और जो आइडिया ऑफ लिबर्टी का था या डेमोक्रेटिक राइट था जो फ्रांस में शुरू हुआ था, वो एक लेगेसी का काम किया कि मतलब वहीं से आगे कंट्रीज में गई, आगे स्टेट्स में वो चीज़ आगे बढ़ी। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप। और यही चीज़ें लिबर्टी की बात, डेमोक्रेटिक राइट्स के बाद फ्रांस से आगे के यूरोप में, बचे हुए यूरोप में फैली 19th सेंचुरी में। वे फ्यूडरल सिस्टम वर एम्प्लॉयज, और इसका वो क्या हुआ रिजल्ट, वहाँ के फ्यूडरल सिस्टम खत्म कर दिए गए। colonized people rework the ideas of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state। और जितने भी colonized people थे जिनको बंदी मतलब एक होता है ना, जैसे इंडिया पे ब्रिटिशर्स से राज किया था, ऐसी जहाँ जहाँ पे किसी और ने राज कर रखा है तो वहाँ के जो लोग थे वो colonized people थे। उन्होंने भी उस चीज़ के बारे में देखा पढ़ा, जब वहाँ के फ्रांस के बारे में देखा तो उन्होंने लगा कि हम भी ये चीज़ कर सकते हैं, हम भी फ्रीडम की बात कर सकते हैं, हम भी बॉन्ड क्यों नहीं किसी से, हम भी अपना एक स्टेट बना सकते हैं जो कि फ्री हो। Tipu Sultan and Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to the ideas coming from the revolutionary France। और इंडिया के अंदर टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय ये दो ऐसे मेन इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने यहाँ से फ्रांस में जब ये रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रीडम की बात हुई, लिबर्टी की बात हुई, इन्होंने यहाँ से इंस्पिरेशन ली और इस पर काम किया। Here we completed our class 9th history chapter 1. Thanks for watching and stay tuned for more updates. Subscribe my channel, and if you like the video, please like